बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक हमारे पास इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी जो स्टेट है, रेस्ट की है या यूनिफॉर्म मोशन की है, वो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक एवरी बॉडी, हर एक बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की ट्राई करती है। कौन सी स्टेट? या तो वो रेस्ट की स्टेट होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन की। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होता है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। तो इन दोनों स्टेट्स में से ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है वो उस स्टेट में मूव करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट को चेंज ना कर दिया जाए। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का वेट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है। तो वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वेट का नाम देते हैं कि वो फोर्स, जिस फोर्स की, जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होती है, वो फोर्स, अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको हम वेट का नाम देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, अर्थ सेंटर की तरफ इसे खींच रही है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उस जो वेट की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और इसका फार्मूला हमारे पास W=mg है, यानी कि वेट मास के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो पहले हम मास की अगर बात करें तो किसी भी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मास का नाम दिया जाता है। और वेट क्या होता है कि अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसे वेट का नाम दिया जाता है। मास स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि वेट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास का ऐसा यूनिट केजी है और वेट का ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूव करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F=ma। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और इसकी मदद से हमने प्रूव करना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास m है और उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, तो उसका मतलब ये है कि F=0। जब एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, F=0, तो हम F की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये 0=ma आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि या तो m 0 है या फिर एक्सेलरेशन 0 है। m 0 नहीं हो सकता, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन 0 ज़रूर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही किसी बॉडी पे तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है जब एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट पे ही रहेगी। और यही हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जो उसकी स्टेट है वो उसको कंटिन्यू करने की ट्राई करता है। तो इससे इस क्वेश्चन में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है उसको डिफाइन करना है। तो बेसिकली टेंशन को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ रोप, स्ट्रिंग और वायर व्हेन पुल्ड बाय फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। कि टेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो फोर्स जो ट्रांसमिट कर जाती है रोप से, स्ट्रिंग से या वायर से, जब हम उसको पुल करते हैं उस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्सेस लगाकर ऑपोजिट साइड्स पे, और ज़रूरी नहीं है दोनों साइड से फोर्स लगाई जाए, हम उस स्ट्रिंग को एक साइड किसी रिजिड बॉडी के साथ बांध के दूसरी तरफ से फोर्स लगाएं तो उस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाती है। अब जो टेंशन है वो टेंशन फोर्स इज डायरेक्टेड ओवर द लेंथ ऑफ द वायर
एंड पुल्स एनर्जी इक्वल ऑन द बॉडीज एट द एंड्स। तो सिंपल सी बात ये है कि जब रोप को आप चाहे एक हिस्सा उसका किसी रिजिड बॉडी के साथ बांध कर दूसरी तरफ से खींचें, या उस रोप के दोनों हिस्सों को, दोनों एंड्स पे आप फोर्स लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचें, तो वो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट हो जाती है, उसमें टेंशन आ जाती है। वो जो उसकी स्ट्रेटनेस है ना, उसको टेंशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो टोटल मोमेंटम होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज इन्वॉल्व हों, तो वो जो मोमेंटम होगा उनका वो कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है कि जो टोटल मोमेंटम है क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, वो कंजर्व रहता है इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम है किसी भी क्लोज्ड सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे अप्लाई ना हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? तो फ्रिक्शन के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है, वी वॉक फ्रीली ऑन ए सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज एंड द ग्राउंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड। तो सबसे पहली बात, हम किसी भी सरफेस के ऊपर फ्रीली वॉक कर सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। कैसे? कि जो फ्रिक्शन होती है हमारे शूज़ के सोल और जो ग्राउंड है उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमें प्रिवेंट करती है स्लिपिंग से। ग्राउंड के ऊपर हम स्लिप नहीं होते, उस फ्रिक्शन की वजह से हम मूव कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन हेल्प्स टू सपोर्ट द लैडर अगेंस्ट अ वॉल। फ्रिक्शन की वजह से ही जो लैडर है वो वॉल के साथ खड़ी रहती है, वो गिरती नहीं है। तीसरा, ऑब्जेक्ट कैन बी पाइल्ड अप विदाउट स्लिपिंग। कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से खड़े रहते हैं। जैसे आपने रेडी पे देखा होगा, सेब पड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई भी फ्रूट होते हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा के रखा होता है, तो वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो वो एक दूसरे के ऊपर खड़े ना रह सकते। फोर्थ है, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। जो गाड़ी की ब्रेक्स होती हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल होती हैं, अदरवाइज कार ना रुकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कौन से मेथड यूज किए जाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? तो बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उनमें द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस स्मूथ। स्लाइडिंग सर्फेस को स्मूथ बनाकर हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेस। स्लाइडिंग सर्फेसेस को हम लुब्रिकेट कर दें, ऑयलिंग कर दें, हम उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ कर लें जिसकी मदद से वो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। और तीसरा, बाय यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स की मदद से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बॉल बेरिंग क्या होते हैं? ये हमारे पास जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्होंने अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना हो, तो उनको रोटेट करवाने के लिए हम बॉल बेरिंग्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कार की बात करें तो कार के 2 व्हील्स जो होते हैं उनको तो हमने मोटर के साथ अटैच करके मूव करवाना होता है। तो जो 2 व्हील्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, तो उनको हम बॉल बेरिंग की मदद से अटैच कर देते हैं। उससे उसकी फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं। ये मैं उस कार की बात कर रहा हूँ जो टॉय कार्स होती हैं, छोटी वाली। इसी तरह आपका जो स्पिनर होता है उसमें भी बॉल बेरिंग यूज़ हो रहा होता है। इसी वजह से जब आप उसको घुमाते हैं तो वो काफ़ी देर तक घूमता रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कम होती है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिक्वायर्स व्हाई। जब गन फायर की जाती है तो वो रिक्वायल करती है, यानी कि पीछे की तरफ झटका खाती है। तो इसकी रीज़न क्या है? ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेस पे हो रहा होता है। जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसमें उसकी वजह से गन रिक्वायल करती है। और इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि जब गन फायर की जाती है तो जो बुलेट है वो
प्रोपेल फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ मूव करती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मोमेंटम के साथ। अब उस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ मोमेंटम एक्सर्ट की जाती है। अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम एक्सर्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो किस पे अप्लाई होगा? गन के ऊपर, जिसकी वजह से वो गन रिकॉइल कर जाती है, यानी कि बैक की तरफ झटका खाती है। सिंपली जब बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट एक वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करती है, उसका मैस भी है तो उसका एक मोमेंटम उसके साथ होता है। अब उस मोमेंटम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रोसेस के प्रिंसिपल के जरिए उस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो गन है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिस्क्राइब 2 सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। 2 सिचुएशंस बतानी है जिनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर होती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें कहाँ पे चाहिए होती है? सबसे पहले हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है ग्राउंड पे चलने के लिए, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इसी तरह गाड़ियों को रोकने के लिए या चलाने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। चलने के लिए ऐसे कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो हमारे शूज़ हैं और फ्लोर है उनके दरमियान अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम स्लिप कर जाएंगे, चल नहीं सकेंगे। इसी तरह फ्रिक्शन गाड़ी को चलाने के लिए या स्टॉप करने के लिए भी ज़रूरी होती है। चलाने के लिए कैसे? जो फ्रिक्शन अगर नहीं होगी तो जो कार है वो उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं स्टॉप करने के लिए तो वो स्किड कर जाएगी। फ्रिक्शन, आपने ये प्रोसेस देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उस वक्त रोड्स और टायर के दरमियान जो नेसेसरी फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से जब ब्रेक लगाई जाती है तो वो कार स्किड कर जाती है। इसी तरह हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है पेपर पे लिखने के लिए। पेपर पे लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो पेपर पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 एग्जांपल्स बतानी है सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो पहली एग्जांपल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है और हम उसको टाई करते हैं एक एंड पे, स्ट्रिंग के एंड पे, और उसको हम एक सर्कल में हॉरिजेंटली घुमाते हैं तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आती है? वो जो स्टोन जिस स्ट्रिंग के साथ, वो ऑब्जेक्ट जिस स्ट्रिंग के साथ बांधा गया था उसमें जो टेंशन की फोर्स है वो हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड की जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। यानी कि जो मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है उस मून पे अर्थ की वजह से। तो वो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट, वो मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन से मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और ऑनलाइन ट्यूशन्स, होम ट्यूशन्स पढ़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।